हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज जो हम करने वाले हैं वो हमारा मार्च में जो एग्जाम आए थे उनमें सिर्फ 3 पेपर थे जिनके अंदर की मैथ आई थी। तो एक पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वाली क्लास में, ठीक है। तो वो मार्च की फर्स्ट क्लास हो गई और ये हमारी मार्च की सेकेंड क्लास होगी। ये हमारा पीजीटी फाइन आर्ट्स का पेपर था, मेल का। तो आपका ये जो पेपर था इसके अंदर मैथ आई थी और एक पीजीटी फाइन आर्ट्स ड्राइंग के पेपर के अंदर और मैथ आई थी। तो मार्च के अंदर सिर्फ हमारे पास 3 पेपर ऐसे जिनके अंदर हमारी मैथ आई थी, ठीक है। 3 पेपर हमारे पास हैं तो इसके बाद हम अपनी ऑफशोर सीरीज जो है उसको कंटिन्यू करेंगे टिल एग्जाम। और आपका टिल एग्जाम क्या मतलब, जब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं होते। और एक आपके जो पीवाईक्यू वाली जो सीरीज है वो आपकी इसके बाद एंड हो जाएगी। तो इसके बाद पीवाईक्यू सीरीज की जगह हम जो अपने ट्रायल बलून सीरीज थे यानी कि प्रैक्टिस वाली जो सीरीज थी उसमें भी कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस वाली सीरीज कर दें उसे। जैसे मैं क्या कर रहा था, मैं एक पेपर में से 6 से 7 क्वेश्चन जो अच्छे थे वो करा रहा था। उसकी बजाय मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे 20-20 क्वेश्चन की सीरीज ही लेके आऊंगा प्रॉपर, ठीक है। ये 20-20 सीरीज की आपके प्रैक्टिस सेट की तरह काम करेगी, तो आप इसे प्रैक्टिस सेट की तरह देख सकते हैं। और मैं आपको फिर भी बता दूं, ये प्रैक्टिस सेट प्रॉपर वैसे नहीं होंगे जैसे कि डीएसएसबी में आएंगे, क्योंकि इसमें एक पेपर से नहीं, कम से कम तो 3 पेपर से निकल के आपके 20 क्वेश्चन बनेंगे। यानी कि 60 क्वेश्चन के आसपास में से 20 क्वेश्चन बनेंगे, तो सारे ही क्वेश्चन अच्छे लेवल में होंगे, ठीक है। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे कीस्टोन क्लासेस का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा एक तो, और एक बैच पीवाईक्यूज का चैनल मिल जाएगा, आपको दोनों मिल जाएंगे। इनमें इसमें क्वेश्चन अपडेट होते हैं हमारे, और हमारे कीस्टोन क्लासेस में आपको यहाँ पे जो हमारी ये पीडीएफ है वो मिल जाती है, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पिछली क्लास में से डाउट वाला क्वेश्चन था, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन था, तो हम पढ़ लेते हैं उसे। उमेश 2 कुर्सियों को 1404 रुपए में प्रत्येक कुर्सी की दर से बेचता है। एक कुर्सी को 35% लाभ अर्जित करता है, दूसरी कुर्सी पर 35% हानि अर्जित करता है, ठीक है। कुल लाभ व कुल हानि बताओ। इसमें मैंने जो पिछली क्लास में कराया था एक बार हम उससे चेक कर लेते हैं, और एक बार मैं आपको अल्टरनेट सोल्यूशन भी दे दूंगा, ठीक है। जैसे कि मेरे को पता है कि पहले पे प्रत्येक कुर्सी को 1404 में बिका, यानी कि मेरे को ये पता है कि SP1 इज इक्वल टू SP2 है, ठीक है। SP1 इज इक्वल टू SP2 है। अब इस बात से मेरे को क्या फायदा होगा, मैंने बोला पहला जो है वो 35% का प्रॉफिट है। मेरे को पता है 35% क्या होता है, 7/20 होता है। 7/20 होता है, यानी कि पहला जो आर्टिकल है वो 20 का था और 27 का बेच दिया गया। लेकिन सेकंड वाले आर्टिकल पे क्या हुआ था, लॉस हुआ था। यानी कि 20 का था लेकिन वो 13 में बेच दिया गया था। अभी हमारे रेशो आ गए, ये हमारा सीपी हो गया पहले का, ये हमारा सीपी हो गया दूसरे का, ठीक है, CP(2). ये हमारा SP हो गया 1 और ये हमारा हो गया SP2, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूं तो मेरे को ये वाली चीज पता है कि SP1 जो है वो इक्वल होना चाहिए SP2 के। अगर मेरा SP1 जो है वो SP2 के इक्वल होना चाहिए, तो मेरे को ये दोनों रेशो में भी ये इक्वल चाहिए। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं इस पूरे में 13 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस पूरे में इस 27 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे कि मेरे SP बराबर हो जाएंगे। अगर मैं 27 की 13 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 270 और 27 दिया 51, कितने हो गए हमारे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं नॉर्मली। 27 मल्टीप्लाई बाई 13, 7 या 21, 2 3 दूनी 6 और 7, 3 दूनी 6 और 7, 6 दूनी 12, 13, 14 15 का 5, 1 हासिल, 2 एकम 2 और 1 3, 351 SP1। और 13 की मल्टीप्लाई नीचे होगी तो 260, यानी कि पहले आर्टिकल का जो सीपी है वो हमारा 260 हो गया और वो बेका 351 में। दूसरा आर्टिकल भी 351 में बेचेंगे। 27 की मल्टीप्लाई तो इसमें होगी और एक बार इसमें होगी, ठीक है, एक बार इसमें होगी और एक बार इसमें होगी। लेकिन 27 दूनी 54, इसका जो सीपी है वो 540 हो जाएगा। मेरे से पूरे लेन देन में लाभ और हानि पूछा है। अगर मैं टोटल एसपी की बात करूं, तो मेरा 351 मल्टीप्लाई बाई 2 दो बार हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और आपका 5 दूनी 10 की 0, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7। टोटल एसपी हमारा इतना हो गया। अगर मैं टोटल सीपी की बात करूं तो दोनों सीपी जुड़ जाएंगे, 260 और 540, यानी कि 0 0 5 2 7 और 1 8। 800 रुपए की टोटल चीज 704 में बेच दी, यानी कि कितने का लॉस हुआ भाई, मेरे को यहाँ से दिख रहा है 98 का लॉस हुआ। मेरे को पता 1404 जो है वो प्रत्येक वस्तु का एसपी है, यानी कि 351 की वैल्यू जो है वो 1404 है।
अगर 1404 351 की वैल्यू है, जगह की कमी है थोड़ी सी, तो मेरे को पता करना है कि पूरे लेन देन पे क्या हुआ। पूरे लेन देन पे 98 का लॉस हुआ, 98 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे अगर मैं इसको काटूंगा तो ये पूरा 4 बार जाएगा, जिससे कि 8 चौक 32 यानी कि 392 का हमारे पास लॉस रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। उसके बाद अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूं तो हम इसे a+b वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मैं उसे प्रेफर नहीं करता क्योंकि मैं उससे करता नहीं। ठीक है, इस वाले तरीके से आप करोगे तो कभी मार नहीं खाओगे, a+b वाले से करोगे कभी कभी मार खा सकते हो। फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो हमें a+b वाला फॉर्मूला जो होता है वो हमारा क्या होता है, जो हम बहुत सारी जगह यूज करते हैं। प्लस माइनस जो भी निकले a × b/100। अब यहाँ पे 2 परसेंटेज है, पहली परसेंटेज ये है a और दूसरी परसेंटेज ये है b, डाल दो भाई। 35 प्लस और 35 माइनस, तो ये चीज तो आपस में कट हो गई। 35 प्लस का आएगा, 35 माइनस का आएगा, तो यहीं पे मिलेगा मेरे को यहाँ पे, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों की मल्टीप्लाई होगी। 35 मल्टीप्लाई में 35 अपॉन में 100, तो ये कितने का आ जाएगा, ये माइनस का 4 दिया 12.25 आ जाएगा। क्या हुआ, 12.25 का लॉस हो गया। 12.25 का लॉस हो गया भाई। पूरी चीज जो थी, पूरा जो टोटल सीपी था वो हमने 100 माना है। इस केस में टोटल सीपी को 100 माना है, तो हमारा लॉस कितने का हो गया, लॉस हमारा हो गया 12.25% का। टोटल सीपी के लॉस हमारा हो गया 12.25% का। तो अगर मैं एसपी की बात करूं तो मैं 100 में से 12.25 को घटा दूंगा तो मेरा एसपी आ जाएगा। कितना एसपी आ जाएगा, 87.75 आ जाएगा। ये मेरा टोटल एसपी है, ये मेरा एक आर्टिकल का एसपी है। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो 87.75 जो है, 75% जो है, ये जो हो जाएगा वो 1404 मल्टीप्लाई 2, दोनों का एसपी हो जाएगा। ये दोनों का एसपी है, ये भी दोनों का एसपी, इसके बराबर हो जाएगा। तो पूरे लेन देन पे क्या दिक्कत हुई है, पूरे लेन देन पे 12.25 निकालना है हमें। जगह की कमी होने के कारण मैं इसकी मल्टीप्लाई यहीं करके दिखा देता हूँ आपको। अगर ये इसकी वैल्यू है 87.75 की, तो मेरे को 12.25 की वैल्यू पता करनी है। मैं पॉइंट से पॉइंट काट देता हूँ और मैं देखूंगा तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, 25 से काट लेते हैं। 25 चौका 100 और 25 निम्मा 225, और 25 से ये कट जाएगा हमारा 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 तिया 75 से आ जाएगा 2 और 1 125, 25 पंजे 125 और 25 एकम 25। फिर ये चला जाएगा पूरा 4 पे, यानी कि मेरी 12.25 का जो लॉस हुआ था उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 मल्टीप्लाई बाई 8। ये हमने यहाँ पे करा ही था 392, और ये हमारा 392 हमारा यहाँ पे लॉस का हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप जिसका भी ये डाउट था, अमन भाई का डाउट था, तो आपका डाउट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा दोनों तरीकों से। ठीक है, ये 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, आपको जो सुटेबल लगता है, मेरी प्रेफरेंस पे ये रहता है। ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्जी। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नहीं, इस क्लास का एक्चुअल का पहला क्वेश्चन। पिछला क्वेश्चन जो था वो डाउट का था। निम्नलिखित डेटा के लिए भार, औसत भार की गणना कीजिए। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल आपसे एक एवरेज पूछ रहा है। ठीक है, वेटेड एवरेज पूछ रहा है, आपको कुछ नहीं करना, ये औसत भार की गणना करवा रहा है। ठीक है, कर लो भाई। डेटा का मूल्य 3 है और वजन 3 है, तो भाई मेरे को एक बात बताओ, टोटल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में डेटा की वैल्यू 6 है और वजन की वैल्यू 5 है, तो 6 पंजे 30 हो जाएगा। अगले वाले में डेटा की वैल्यू 11 है और वजन जो है वो 4 है, तो कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा। अगले डेटा में डेटा की वैल्यू 17 है और वजन की वैल्यू 1 है, तो ये 17 हो जाएगा। सही बात है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई दिक्कत नहीं जी हमें। तो हम यहाँ से टोटल निकाल सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं। तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 9 और 7 16 और 4 20 की 0 लगा दो हासिल, 3 2 5 और 4 और 1 5, यानी कि 100। मेरा टोटल वैल्यू जो आ गई वो आ गई 100। ठीक है, अब मेरे को औसत निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं वजन से डिवाइड कर दूंगा बस। वेटेड एवरेज पूछ रहा है ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमसे यहाँ पे वेटेड एवरेज पूछ रहा है, तो बस हम वजन से डिवाइड कर देंगे भाई। 100 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 9, 9 और 4 13 और 1 सॉरी
5 और 4 9 और 3 12 और 1 13, 13 से डिवाइड कर देंगे, हमारा वेटेड एवरेज आ जाएगा। 13 से मैं जब इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा आएगा 13 6 78, 13 सत्ते 91, तो 13 सत्ते 91 यानी कि 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। मेरे को 7 पॉइंट में 2 है वो दिख रहे हैं, 7.9 भी 7.7 भी, तो हमें तो आगे भी करना पड़ेगा। तो मेरा 9 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 उतर जाएगी, तो 13 सत्ते पे तो नहीं जा पाएगा, 13 छिक पे जाएगा, 13 छिक पे जाएगा तो 9 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो हमारा 7 वाला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 13 छिक 78, क्योंकि 12 बच जाएगा तो 9 पे मान नहीं जाएगी, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली में आप इसका 7.7 यहाँ से आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, जो भी करना चाहता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकता है क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक डीलर 32,500 रुपए में एक बाइक खरीदी, एक हफ्ते बाद इसे 38,500 रुपए में बेचा। 32,500 में खरीदी थी, 38,500 में बेचा, यानी कि ये एसपी है और ये सीपी है। ठीक बात है, लाभ का परसेंट पूछ रहा है, एसपी में से सीपी घटा देंगे, जो आएगा उस पर सीपी निकाल देंगे। क्या मुझे ऐसा कराने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता इसे मुझे कराने की जरूरत है, तो ये भी आपके होमवर्क में हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। दो ट्रेन ए और बी से एक ही समय पर चलना स्टार्ट होती हैं। भाई दो ट्रेन है, एक जगह है ए, एक जगह है बी। बी से ए की ओर क्रम से ए से बी की ओर चलती है और बी से ए की ओर चलती है, यानी कि एक ट्रेन इस तरफ चल रही है और दूसरी ट्रेन हमारी इस तरफ चल रही है। ठीक है, इसको जरा राइट कर लेते हैं। ठीक है, बी से ए से जो बी की तरफ चल रही है उसकी स्पीड हमको दी है 49 किलोमीटर पर आवर, और ये वाली जो ट्रेन है ये है 63 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब वे मिलती हैं तो यह पाया जाता है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन की तुलना में 42 किलोमीटर अधिक चल जाती है। भाई मेरे को एक बात बताओ, उनकी दूरी पूछी है, ए और बीच की दूरी पूछी है। भाई डिस्टेंस निकालने के लिए एक तो मेरे को टाइम पता होना चाहिए और एक स्पीड पता होनी चाहिए। चलो स्पीड तो मेरे को पता चल सकती है क्योंकि मैं यहाँ दोनों ट्रेनों को एक तरफ लेके जा रहा हूँ, मेरे को स्पीड दी है, तो मेरी स्पीड तो टोटल हो जाएगी 9 और 3 12 का 2, 1 हासिल, 6 4 10 और 1 11, 112 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मैं टाइम कैसे निकाल सकता हूँ? सोचने वाली बात ये, टाइम कैसे निकलेगा? मेरे को एक डाटा ये दिया हुआ है कि ट्रेन एक जो है दूसरी ट्रेन के मुकाबले 42 किलोमीटर अधिक चल रही थी जब वो मिलती है। भाई मैंने बोला ये हर घंटे तो 14 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है, 14 किलोमीटर पर आवर जो है वो एक्स्ट्रा चल रही है, तो भैया 42 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? 42 किलोमीटर चलने में 14 से डिवाइड कर देंगे, 14 तिया 42, यानी कि 3 घंटे का समय लगेगा। यानी कि वो समय है जब ये ट्रेनें आपस में दोनों मिली। भाई दोनों मिली तो पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया, दोनों मिली तो पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे टाइम भी आ चुका है, मेरे पास यहाँ पे स्पीड भी आ चुकी है, तो मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। टाइम यानी कि 3 और मल्टीप्लाई बाई स्पीड यानी कि 112, तो 12 तिया 36, 336 किलोमीटर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये अभी जो पहला क्वेश्चन हमने डाउट वाला कराया है उसी में एक फॉर्मूला कराया था, a प्लस बी, बहुत फ्रीक्वेंट यूज मिलेगा आपको मेरी क्लासेस में इसका, a मल्टीप्लाई बी बाई 100। ठीक है, तो इसको तो कंठस्थ रखो कि शकल देखी नहीं और ये दिख गया, क्वेश्चन देखा और तुरंत ये मिल गया आपको। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, ये वाला क्वेश्चन आपका वहां पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जो क्वेश्चन अच्छे हैं मैं सिर्फ वही कराऊंगा क्लास में। ये पीपीटी पूरी इसलिए बनाई जाती है कि 20 क्वेश्चन आपको दिख सके, और जिसको भी प्रैक्टिस करनी है वो अपनी प्रैक्टिस कर सके। तीसरा, जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है उन होमवर्क वाले क्वेश्चंस में से भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालोगे, ऐसी डाउट की तरीके से मैं आपको वहां पे करवा दूंगा। लेकिन विद इन 1 डे डालोगे, तो अगर एक दिन के बाद डालोगे फिर तो ग्रुप में अपडेट हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7.5 मीटर का एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता है। पहले समबाहु त्रिभुज क्या होता है ये जान लेते हैं। समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों साइडें आपस में बराबर हो।
ये हमारा समबाहु त्रिभुज होता है। और अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो इसका एरिया होता है √3/4 मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वायर। साइड मेरे को दी हुई है, सिंपल सिंपल कैलकुलेट करना है, लेकिन ऑप्शन देख के तो बहुत डर लग रहा है, ऑप्शन तो बहुत खतरनाक खतरनाक से। ठीक है, कर देते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू √3/4 मल्टीप्लाई बाई 7.5 मल्टीप्लाई बाई 7.5। मेरे को पता है जिन अंकों के लास्ट में पांच आ रहा हो उनका स्क्वायर मैं बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। कैसे? मैं बस 5 का स्क्वायर लिखूंगा, उसके बाद जो भी अंक आएगा उससे अगले अंक से गुणा कर लूंगा। जैसे यहाँ पे 7 आया तो मैं उसके अगले अंक से गुणा करूंगा, 7 अट्ठे 56, 56 को मैं यहाँ पे लिख लूंगा 56 और पॉइंट लग जाएगा 2 अंकों के बाद। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी पूरे की 56.25। √3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 को मैं लिख सकता हूँ 1.732। ठीक है, तो हमारी √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 और √2 की वैल्यू 1.414। ठीक है, इसी तरीके से आप मेरे को √5 की वैल्यू कमेंट सेक्शन में बताना, जिसको भी आती है बिना गूगल करे। ठीक है, √5 की वैल्यू आप लोग मुझे बताइएगा। क्वेश्चन पे आते हैं, और बटे में इसके 4 हो गई। 4 से अगर मैं इसे काटूं तो 4 से कटता दिख रहा है मेरे को, क्योंकि 4 अट्ठे 32, लास्ट के 2 कट रहे हैं। तो 4 चौक 16, पॉइंट यहीं आ जाएगा, पॉइंट यहीं आ जाएगा, तो 0 लिख लेते हैं। 0.4 चौक 16, 1 4 तिया 12 और 4 तिया 12, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन कितना रह गया, क्वेश्चन रह गया 56.25 मल्टीप्लाई बाई 433, 0.433। ठीक है, लेकिन अब तो इसकी गुणा करनी ही पड़ेगी, इससे बचाव का कोई रास्ता मेरे पास स्लो नहीं है, मेरे हिसाब से दुनिया में भी नहीं है। ये मल्टीप्लिकेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो मल्टीप्लिकेशन बेसिक से ही स्पीड तेज कर लो, ज्यादा ट्रिकों के चक्कर में जरूरत नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की स्पीड आपकी नॉर्मल भी तेज होनी चाहिए। तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 56.25 और 0.433। अब मेरे को 3 दिखाई देगा, तो एक छोटी सी कैलकुलेशन तो मेरी बच गई। 5 15 का 5, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 18 का 8, 1 हासिल, 5 15 और 1 16। सेम वैल्यू नीचे आ जाएगी, 5 7 8 6 1, 2 कट लगेंगे, 5 चौक 20 की 0, 2 हासिल, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, 1 हासिल, 6 चौक 24 और 1 25 का 5, 2 हासिल, 5 चौक 20 और 2 22, जोड़ दो, 5 7 5 12 का 2, 1 हासिल, 8 दूनी 16 का 6, 1 हासिल, 8 हो जाए 14 और 1 15 का 5, 1 हासिल, 6 दूनी 12 का 2, 1 हासिल, 2 3 और 1 4, और ये हमारा 2। अब पॉइंट्स गिन लेते हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, यानी कि 5 अंकों के पहले पॉइंट आ जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 24.25625 हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा 3 अंकों में दिया हुआ है, तो हम 3 अंक ले लेते हैं, बस ये 2 हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे 5 से ऊपर होता तो मैं इसे 7 बना देता, तो मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 24.256। तो मेरे को यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, छोटी मोटी कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या इसका आंसर डी ही है, या हमने कैलकुलेशन में ज्यादा गड़बड़ कर दी। वैसे कैलकुलेशन में ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही गड़बड़ है, ज्यादा तो नहीं है। मैं एक बार और फिर भी चेक कर लेता हूँ। स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन और एसएससी का नोटिस आ चुका कि एग्जाम जो है जून के बाद होंगे आचार संहिता की वजह से, तो आपकी भी कोई नोटिफिकेशन या पेपर की नोटिफिकेशन अब नहीं आने वाली है, और आप निश्चिंत हो जाओ। आपके पास 2 महीने, जितना तैयारी कर सकते हैं उतनी तैयारी कर लो। 3 महीने में आपकी जितनी तैयारी की मेरे से उम्मीद कर रहे हो, मैं उससे थोड़ा सा ज्यादा ही दे दूंगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, मैंने चेक कर लिया, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में यही गड़बड़ होगी, मेजर तो गड़बड़ नहीं है कुछ। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ये, और ये हमारा रफ काम है, ये सब हमारा फेयर काम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर्स। हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स।
इज इक्वल टू n+1/2। ठीक है, n यहाँ पे जितने भी नंबर हो पहले से स्टार्ट होने चाहिए इस फॉर्मूले के लिए। ठीक है, तो पहले नंबर से प्रथम होना चाहिए, या फिर एक से बोले या एक से लिख के दे दे कि 1 2 3 4 5। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारे एक से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन है, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना। 0 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक। और ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए जहां पे 0 इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 की डिस्कवरी करी गई थी, ना कि वो नेचर में फाइंड हुआ था, इसलिए नेचुरल नंबर नहीं है। नेचर हमें 1 2 3 4 देता है, 0 नहीं देता। ठीक है ना, शून्य का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कवर करा है, सॉरी बिल्ट करा बोल सकता है, डिस्कवर भी नहीं करा। डिस्कवर तो हमने 1 2 3 4 5 करे। ठीक है, तो हम n की जगह वैल्यू डाल देते हैं। n कितना हो जाएगा हमारा 150। तो हम फॉर्मूले में जब इसको डालेंगे तो 150 मल्टीप्लाई बाई 150 प्लस 1 यानी कि 151/2। 2 से इसको काटेंगे तो 75। तो हमारा आंसर इसमें आ जाएगा 75 मल्टीप्लाई में 151। अब 75 मल्टीप्लाई में 151, ज्यादा कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा, आप इसका आंसर खुद ही निकाल के कमेंट सेक्शन में मार्क कर देना। जहां तक मेरा अंदाजा है इसका आंसर जो है वो बी है। ठीक है, इसका आंसर जो है वो बी है। ठीक है, इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो जिसका सही आ जाए वो मार्क कर देना, और जिसका ना है वो अपनी कैलकुलेशन को दोबारा चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारा क्या है, बार वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में बार आता है ना, तो ये बार वाले क्वेश्चन है, उसको लिखने का एक अलग तरीका है। ठीक है, इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ बार में, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 6 का रिपीटेशन हो रहा है, तो मैं यहाँ 6 के ऊपर बार लगा दूंगा। तो ये चीज जो है वो बराबर है 0.8666 इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो मेरे से सामान्य अंश पूछा है, सामान्य भिन्न पूछी है, कॉमन फ्रैक्शन पूछी है, बना दो भाई। मेरे को पता है पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने वैसे ही लिखो, जितने के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो, जितने के ऊपर बार है उतनी नो लिखो, जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लिखो। भाई मेरे एक के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार नहीं है, तो नीचे 90 आ गया। यहाँ से मेरे को कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा मेरे को 78 डिवाइडेड बाई 90। जब मैं इसको कट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 39/45। हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो। भाई आधार 64 दिया हुआ है और मेरे को शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताने की बात करी है। तो भाई अगर मैं बात करूं तो शंकु का जो आधार होता है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल बोल लो या एक सर्कल का क्षेत्रफल बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि शंकु के नीचे एक गोल सर्कल ही लगा होता है, 2D का सर्कल। ठीक है, 2D का सर्कल। तो इसका जो होता है वो हमारा होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल बोल लो या नीचे के आधार का क्षेत्रफल बोल लो, बात एक ही है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे को 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दी है और हाइट मेरे को यहाँ पे 6 दी है, और मेरे से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो मेरे से पाई आर एल की वैल्यू पूछी है। तीनों चीजें आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए। ठीक है, जब ये तीनों चीजें आ गई तो मैंने यहाँ से कट करना स्टार्ट करा, तो मेरे को क्या मिला यहाँ पे 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 22, सॉरी ये 64 पाई है। हाँ ये 64 पाई है, पाई में वैल्यू दी हुई है, मैं भी दोनों कटेगा तो ही। ये 64 पाई है। ठीक है, इसको कट कर लो, 64 पाई है इसकी जगह, और मैं इसको इरेज करके यहाँ पे 64 पाई लिख देता हूँ। थोड़ी सी टाइपिंग में एरर, ठीक है, माफ करना। ये हमारा 64 पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 64 यानी कि 8। अब मेरे को पता चला कि भैया जो ये शंकु था इसकी आर तो 8 है और हाइट इसकी 6 है, तो ये मेरा हाइपोटेनियस या एल दोनों एक ही बात है, हाइपोटेनियस और एल होगा। तो मेरे को पता है भैया ये तो ट्रिपलेट माना चाहिए, ट्रिपलेट माना चाहिए, तो ट्रिपलेट हमारी होती है 3 4 5 की, ट्रिपलेट होती है हमारी 3 4 5 की। अगर मैं इसी को ट्रिपलेट को पूरी को दुगना कर दूं तो ये ट्रिपलेट मेरी बन जाती है 6 8 और 10 की।
6 8 और 10 की क्या ट्रिपलेट में सेटिस्फाई हो रहा है भाई? 8 आधार में, 6 हाइट में, तो 10 एल हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 10। जिसको ये नहीं आता वो अपना पाइथागोरस से निकाल लो, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर से। ठीक है, जिसको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स नहीं आती, और मेरी सलाह ये है कम से कम तो 10 ट्रिपलेट 15 ट्रिपलेट तो आप पढ़ के ही जाओ, उन पे क्वेश्चन लगा के जाना, क्योंकि बहुत यूज आता है इसका। अब मेरे को ट्रिपलेट से यहाँ पे एल मिल गई, ट्रिपलेट से मेरे को एल मिल गई, तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं पाई आर एल निकाल लेता हूँ। भैया मेरे को तो पाई में तो आंसर ही दिया हुआ है, तो भैया पाई तो छेड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। आर में डाल देता हूँ इसमें 8 और एल में डाल देता हूँ 10, यानी कि 80 पाई जो है मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 80 पाई हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मैं मनुष्य ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है, और सी की सहायता से 5 दिनों में कार्य पूरा हो गया, जिसकी मजदूरी के रूप में 480 रुपए प्राप्त हुए। भाई मेरे को बताया उसने कि ए जो है वो 12 में कर रहा है, बी जो है वो 15 में कर रहा है, लेकिन क्या करते हैं दोनों मिलके साथ काम करते हैं, साथ में एक सी और काम करने लग जाता है, जिससे काम 5 दिन में खत्म हो जाता है। भाई अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो टोटल वर्क हमारा आ जाएगा 12 पंजे 60, तो 12 पंजे 60, 15 चौक 60 और 5 12 पंजे 60। ठीक है, ए बी सी मिलके टोटल काम करते हैं 12, जिसमें से कि ए और बी दोनों काम कर रहे हैं। भाई अगर इनका मैं देखूं तो कुल मिला के 9 काम कर रहे हैं, तो सी कितना कर रहा होगा? 12 माइनस 9, यानी कि 3 काम कर रहा होगा। पूरे काम के अगर 480 रुपए मिले, भैया मैं अगर बात करूं पूरा काम तो भैया 12 में है, 480 मिले तो 3 की वैल्यू पूछ रहा है मेरे से, सी का हिस्सा पूछ रहा है। 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 120 रुपीज हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और किसी को वैसे निकालना हो कि टोटल वर्क तो ये है, टोटल वर्क के पैसे मिले हैं, तो ऐसे निकाल लो 480 बटे में 60, टोटल वर्क कितना है? सी ने कितना काम करा? भाई सी एक दिन में 3 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है और 5 दिन तक काम करता है। 5 या 15, 15 चौका 60, 4 से काटोगी तो 120। अब भैंस की टांग किधर से पकड़ दो, बात तो एक ही रहेगी। ठीक है, दोनों तरीकों से आएगा आपका वही, या आप तो इंडिविजुअल से निकाल लो या तो टोटल से निकाल लो। ठीक है, अब ये मत कर देना टोटल तो नीचे रख दोगे लेकिन उसका इंडिविजुअल रख दोगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक टी शर्ट का छपा हुआ टैग 625 रुपए दिखा रहा है, लेकिन राजू को 575 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, तो छूट की दर बताओ। भाई मेरे को पता है डिस्काउंट परसेंट जो है वो एमपी पे काउंट होती है, एमपी पे काउंट होती है, और मेरे को टैग दिया हुआ है एमपी दिया हुआ है, यानी कि मेरे को यहाँ पे एसपी दिया हुआ है। अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो डिस्काउंट मेरी एमपी माइनस में एसपी होती है, एमपी में से एसपी घटा दूंगा तो मेरी डिस्काउंट आ जाएगी। क्या मुझे कराने की पूरे की? तो पूरा सही करा दिया तो अपने होमवर्क में रख लो इसे। ठीक है, पूरा सही करा दिया, बस यहाँ से निकालो इसको और डिस्काउंट अपॉन में एमपी मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। वैल्यूज अपने आप रख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से मूल स्थान पर वापस लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। एवरेज स्पीड का सीधा सीधा फॉर्मूला है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। डाल दो, x जो है हमारी स्पीड है पहली वाली, और y जो है हमारी बाद वाली है। तो 2 मल्टीप्लाई में 50 मल्टीप्लाई में 30 और 50 30 जुड़ के कितने हो जाएंगे? 80। 5 से इसको काटेंगे और 2 से काटेंगे तो 4 बार, और 5 दिया 15, 150 बटे 4। 4 से काटेंगे तो 4 दिया 12, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, यानी कि 37.5 हमारा किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ को चलते हैं। हाँ, ऐसी एग्जाम वाली फीलिंग दिलाने के लिए ना मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट चिपका दिया। ठीक है ना, मजा आया, मन कर रहा था चिपकाने का बहुत दिन से। क्वेश्चन नंबर 13 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है।
सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करने पड़ेंगे बोर्ड मास के थ्रू। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले जो है वो आपके ब्रैकेट सोल्व करने पड़ेंगे। ब्रैकेट सोल्व करने पड़ेंगे तो करते हैं। अब मेरे को यहाँ पे 3 ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला जो ब्रैकेट सोल्व करेंगे हम ये वाला, क्योंकि सबसे छोटा ये वाला होता है, ठीक है। सेकेंड वाला है जिसमें खुंटी सी निकली होती है, ये होता है। और थर्ड वाला ये जो डब्बे वाली शेप में रहता है, बंद वाला, ये रहता है, ठीक है। इसको हम ऐसे बना लेते हैं। ये सेकेंड वाला हो गया और ये थर्ड वाला हो गया। सबसे पहले ये सोल्व होगा, उसके बाद ये सोल्व होगा, उसके बाद ये सोल्व होगा। कर लेते हैं। 12 दूनी 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहां से कितना निकलेगा, 24 माइनस में 9 प्लस में 23। ये वाला ब्रैकेट बंद हो जाएगा, ठीक है। 24 माइनस में 9 प्लस में 23 हो जाएगा, तो 24 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा बच जाएगा 15, प्लस में 23 करेंगे तो 15 2 3 38, और फिर बड़े वाला भी खुल जाएगा, तो 38 मल्टीप्लाई में 8 8 64, लास्ट में वैल्यू आएगी 4। 2 ऑप्शन दिख रहे हैं मेरे को, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो 8 8 64 का 4, 6 हासिल, 8 3 24 और 6 30, यानी कि 304 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। त्रिमासिक रूप से संयोजित एक वर्ष की अवधि में 12% प्रति वर्ष की दर से 20,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। बाय 20,000 रुपए त्रिमासिक रूप से संयोजित, त्रिमासिक रूप से संयोजित यानी कि हर 3 मंथ में वो ब्याज कलेक्ट कर रहा है। अगर बंदा हर 3 मंथ में ब्याज कलेक्ट कर रहा है तो 12 मंथ में कितनी बार ब्याज ले लेगा, 4 टाइम्स ले लेगा, ठीक है। इतना समझ गए होगे। अगर 4 बार ब्याज लेगा और पूरे साल की जो दर है वो 12% है, तो भैया रेट भी तो 4 बार लेगा, 4 बार में 12 लेगा, तो 3% पर 3 मंथ में लेगा। अगर 3% हर 3 मंथ में ले रहा है तो कितनी बार ब्याज ले लिया भैया, मेरे को यहाँ पता चला कि उसने 3% पहली बार लिया, 3% दूसरी बार लिया, 3% तीसरी बार लिया, 3% चौथी बार लिया, ठीक है। क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो भैया जी ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से निकलेगा। या फिर आप इसको फिर से एक बार वही वाला फॉर्मूला a प्लस बी प्लस माइनस a मल्टीप्लाई बी बाई 100 से भी कर सकते हो। कैसे भाई, मेरे को पता है अगर मैं इसको इस फॉर्मूले में डालूंगा तो ये मेरे को 6.09 निकाल के देगा। अगर मैं इन दोनों को डालूंगा ये भी 6.09 निकाल के देंगे। अब एक बार a और b ने मान लेते हैं 6.09 को यहाँ रख लेते हैं। भाई मैंने जब 6.09 को इधर रखा तो मेरे को मिला 12.18, दोनों प्लस हो जाएंगे। और प्लस माइनस क्योंकि ब्याज है तो अंदर से प्लस का ही निकल के आएगा। 6.09 मल्टीप्लाई में 6.09 अपॉन में 100। 6.09 मल्टीप्लाई में 6.09 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा आर्यभट्ट तो मैं भी नहीं हूं कि जादू दिखाने लग जाऊं, जादू मेरे बस की भी नहीं दिखाना, ठीक है। तो उन्होंने भी क्या सीखा, 1 8 हासिल, 8 का 8, 9 9 6 54, जीरो वाले तो सब जीरो ही जाएंगे। 2 बार मल्टीप्लाई, 9 6 54 का 4, 5 का 5 ही 5 और 6 6 36। ये आ गया हमारा 1 8 8 5 और 5 10 की 0 1 और 37 0 8 8 1। और हमारी पॉइंट्स कितने के बाद आएगा, 1 2 3 4 अंकों के बाद, 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, ये यहाँ आ गया। और भाई साहब ये जो 0 0 है इनका भी तो पॉइंट आएगा, तो 6 0 6 के बाद पॉइंट आएगा, तो 3 3 6, यानी कि यहाँ पॉइंट आ जाएगा। यानी कि अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो 2 अंकों तक लेंगे तो ये सब कट हो जाएगा। तो भैया जी ये 12.18 प्लस में 37.37 सॉरी 0.37, इसको यार दोबारा लिखो, वरना क्लास की जब पीडीएफ डालेंगे तब इशू आएगा कुछ ना कुछ। और पेन ले लो, तो ये आएगा 0.37, ठीक है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमें परसेंटेज में कितना मिल गया, हमें परसेंटेज में 7 दूनी 14, 15 का 5, 1 हासिल, 3 4 और 1 5 5 और कुछ भी नहीं, तो 12.55% मिल गया। भाई 20,000 रुपए की राशि थी, इतना ब्याज के रूप में मिला, तो बटे 0 डाल देते हैं, 2 0 2 0 तो 4 0 खत्म। 12 55 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25
10 यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, 25-10 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। पाई चार्ट का क्वेश्चन है, यदि पुस्तकों की निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को कागज की लागत के रूप में 46,200 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। भाई मेरे को पूरा पाई चार्ट दिया होता तो मैं सिंपल लिख देता कि पूरे पाई चार्ट यानी कि 100% की वैल्यू समथिंग है, लेकिन यहाँ तो कागज की लागत बोल ली है। जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन करे, पूरे की बोला होता तो मैं 100% इसे पूरे को मान लेता, लेकिन यहाँ तो मेरे से सिर्फ कागज की लागत की बात करिए ना, तो कागज की लागत यहाँ पे मेरे को दिख रही है कहीं, मेरे को यहाँ पे दिख रही है 35%। यानी कि क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि 35% की जो वैल्यू है वो 46,200 है। फिर उसने बोला कि बाइंडिंग की लागत की राशि याद कीजिए। भाई बाइंडिंग मेरे को यहाँ कहीं दिख रही है, बाइंडिंग मेरे को यहाँ पे 10% दिख रही है। 35 की वैल्यू देके 10% की पूछ रहा है, इजिली निकाल सकते हैं। 46,200 बटे में 35 मल्टीप्लाई बाई 10 और 5 से काट लेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42 और 2 जीरो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, यानी कि ये कितना आ गया हमारा 13,200 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एक कक्षा में 52 छात्रों के औसत अंकों की गणना 82.25 के रूप में की गई थी। बाद में पता चला कि एक छात्र के अंक 98 की जगह पे 57 मान लिए गए, ज्यादा थे कम मान लिए गए, यानी कि जो एवरेज है ये प्लस होगा। ठीक है, ये अपने दिमाग में लेके चलेंगे, यानी कि 8.25 से नीचे तो होने से रहा, उससे ज्यादा ही होगा। कितना ज्यादा होगा भैया जी? 98 तो नंबर थे लेकिन 57 माने थे, तो भैया जी इन्होंने जो है 41 नंबर कम मान लिए। अगर 41 नंबर कम मान लिए तो अगर मैं एवरेज की बात करूं तो ये 41 नंबर जो है 52 पे मैं बांट देता हूं तो मेरा आ जाएगा ठीक आंसर। और मेरा जो वास्तविक औसत पूछा है और मेरे को ना गैप ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 87 है, यहाँ पे 86 है, यहाँ पे 82.4 है, लेकिन ये तो प्लस होगा ना 25 से, तो ये तो मेरा होने से ही रहा, इसको तो मैं ऐसे ही काट देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे 83 के बाद सीधा 86 है, तो इतना लंबा होगा नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। मैं इसको 0 मान लेता हूँ, इसको भी 0 मान लेता हूँ, इसको आपस में कट कर लेते हैं। तो 5 40 यानी कि 0.8 के आसपास बढ़ेगा। अगर 0.8 के आसपास बढ़ेगा तो 0.8 के आसपास क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 मान लिया, उनको 1 और 2 को हटा दिया, तो यानी कि ये 5 और 8 और 2 की 0, एक हासिल, यानी कि 83.05 के आसपास होगा। 83.05 तो नहीं है, 83.04 है। तो मैंने भी बोला था कि मैं अप्रोक्स मान रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने भी बोला था कि मैं अप्रोक्स मान रहा हूँ। 0.05 और 0.04 में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, और आपका इसके आसपास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर यहाँ पे 84.7 तक होता तो भी ये ऑप्शन गलत हो जाता, या यहाँ पे 83.1 और दिया होता 0.1 तो भी गड़बड़ हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन दूर दूर थे तो हम यहाँ पे ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट करके इस वाले को यहाँ से ज्यादा कैलकुलेशन से बचते हुए लगा सकते थे। तो जब भी यहाँ पे फंसो तो एक बार देख लो कि ऑप्शन थोड़े दूर हैं तो अप्रोक्स कर लो उसको, वैल्यूज को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। और ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट बहुत कम आती है पेपर्स में, कंपाउंड की तो फिर भी काफी आ जाती है। सिंपल इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट का कभी जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो उसमें इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे, तब भी मैं यही पढ़ाऊंगा जो इस क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा। सिंपल एक ही तरीका है जो मेरे पास है, वही मैं पढ़ाता हूँ भैया, वही आता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले एक बार। साधारण ब्याज के तहत कौन सी वार्षिक किस्त इतने रुपए के ऋण को 3 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से चुका देगी? आपको कुछ नहीं पकड़ना, आपको पहले पकड़ना है कितने साल की बात कर रहा हूं और कितना इंटरेस्ट। अब मान के चलो कि जो इंस्टॉलमेंट की राशि है पहले साल 100 थी, जस्ट जूम कर लिया मैंने। ठीक है, पहले साल 100 थी,
अगले साल यही जो इंस्टॉलमेंट की राशि है वो 108 हो जाएगी, 8% का ब्याज लग जाएगा। तीसरे साल और 8 का ब्याज लग जाएगा, यानी कि 116 हो जाएगी। यानी कि अगर 3 सालों में मैं इंस्टॉलमेंट को भरना चाहूँ तो पहले साल 100 दूंगा, दूसरे साल 108 दूंगा और तीसरे साल 116 दूंगा। तो मैं 3 साल में टोटल कितने रुपए दे दूंगा, 3 साल में टोटल कितने रुपए दे दूंगा वो मेरे को यहाँ पे दिया हुआ और उसकी वैल्यू मेरी यहाँ से निकल जाएगी। 8 और 6 14 का 4, एक हासिल, एक और एक 2 और 3, 324 दे दूंगा। भाई 324 की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन ने दी है 31,005, यानी कि ये मेरा सीधा निकल के आता है, क्या बोलते हैं उसे, प्रिंसिपल। ठीक है। और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट की राशि पूछी है तो भैया प्रत्येक इंस्टॉलमेंट हो जाएगी हमारी 100 की, तो 100 की वैल्यू निकाल देते हैं। 31,005 बटे में 324 और मल्टीप्लाई बाई 100। पूरा चैप्टर भी किसी से पढ़ोगे तो इंस्टॉलमेंट ऐसा ही कि ऐसे ही निकलेगी। इसके अलावा एक फॉर्मूला भी दुनिया बताती रहती है, पता नहीं क्या है, मेरे को समझ में नहीं आता। एक फॉर्मूला है जो दुनिया बताती रहती है, भैया बिल्कुल मत पढ़ना, वो चक्कर में मत पढ़ना। अगर बटे बटे वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना इंस्टॉलमेंट में तो वैसे ही वो इतने कैलकुलेटिव हो जाएंगे कि मैं तो बोलूंगा उसकी बजाय आप 3 क्वेश्चन और नॉर्मल से कर लोगे, लेकिन उसे नहीं कर पाओगे। इंस्टॉलमेंट अगर सिंपल फ्रैक्शंस में आ रखी है तो भैया इस वाले तरीके से निकाल लो, वरना फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ना, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। ठीक है, कर लेते हैं 25। और ये जो है ना, ये वैल्यू भी अप्रोक्स में आएगी, ये वैल्यू भी अप्रोक्स में आएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको वैसे डिवाइड कर लेते हैं 31005, क्योंकि मैं लिखना भूल गया, लेकिन ये वैल्यूज जो है वो सारी अप्रोक्स में है। या फिर एक काम, नहीं 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 नहीं, नहीं क्लोज है, ऑप्शन जो है वो क्लोज है, तो नहीं कर सकते वाला काम भी, अप्रोक्सीमेशन का भी। 324 से डिवाइड कर लेते हैं। 324 से एक पे तो नहीं जाएगी, एक पे नहीं जाएगी तो निम पे जाएगी। 9 चौक 36 का 6, 3 हासिल, 9 दूनी 18, 3 21 का 1, 2 हासिल, 9 तिया 27 और 2 29। तरीके सब आने चाहिए। ये जो डिवाइड का मेथड है ये बच्चों वाला है, लेकिन आना चाहिए। अगर भूल गए हो तो अपना इसे भी पुख्ता कर लो, इतनी लंबी भाग नहीं कर पाओगे वरना। जब हम इसको यहाँ से करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, यहाँ से तो 1 चला गया होगा उधर तो 10, यानी कि 1 आ जाएगा 184, यहाँ से 5 उतर जाएगा, और 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, छिक पे तो ज्यादा हो जाएगी तो पंजे पे जाएगी। अगर मैं देखूं तो मेरे ये 2 ऑप्शन कट गए 96 वाले। ठीक है, एक और पे चला देते हैं तो 5 चौक 20 की 0, 2 हासिल, 5 दूनी 10, 12 का 2, 1 हासिल, 5 तिया 15 और 1 16, 5 2 2 और 5 के बाद क्या उतरेगा, 0 उतरेगी। 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24 हो जाता है, यानी कि 8 से ऊपर तो नहीं जाने वाला, लेकिन यहाँ पे तो 9 है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9569। हमेशा ऑप्शन पे दिमाग गड़ा के रखना कि हमारा क्या आएगा, क्योंकि ये आएगा लास्ट में पॉइंटों में और समथिंग में आएगा। ठीक है, अप्रोक्स में वैल्यूज है। ठीक है, ऑप्शंस को हमेशा देखते रहो, ऑप्शंस को एनालाइज करते रहो कि कहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म हो सकता है। जितनी जल्दी हम क्वेश्चन खत्म करेंगे उतनी जल्दी अगले क्वेश्चन पर जाएंगे, उतना टाइम हम अपने सब्जेक्ट के लिए बचा पाएंगे अगले के लिए। क्योंकि डीएसएसबी का तो पेपर भी वैसे भी खतरनाक आता है, एक सेक्शन लॉक होगा उसके बाद सेकंड सेक्शन अपना चालू होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना हमने फरवरी वाली सीरीज में करा था, एक बार दो बार करा था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में 2-3 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन तो नॉर्मल हो गए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी इसको अटेम्प्ट करता है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हमने अटेम्प्ट करा और हमारा आंसर ठीक आ गया, और नहीं आया तो मेरे को एक बार बता देना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक से पढ़ोगे आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। रेशो का थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन जो बनते हैं वहां पे प्लेनली क्या होता है, यहाँ पे टूए पुए नहीं होते, यहाँ पे सीधी वैल्यूज होती हैं। यहाँ पे ए और डी बी में कंपैरिजन भी बता दिया उन्होंने, और पूछा क्या है, ए सी और बी डी की रेशो पूछी है। भाई मेरे को क्या बोला गया है, मेरे को ए सी और बी डी की रेशो पूछी है। क्या देखे, ए अनुपात बी इतना और सी अनुपात डी बराबर इतना। तो भैया मैं अगर सीधा सीधा बोलूं तो सी डी की वैल्यू दी है इसने 2a/3b।
2a/3b और ac और bd की वैल्यू मेरे से पूछी है। तो क्या कर सकता हूँ? अरे ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। ओहो, ये तो कंपोनेंट और डिविडेंडो पे चला गया। तो सीओडी की सॉरी यार, कंपोनेंट और डिविडेंडो क्यों जाएगा? तो यहाँ पे मैं ए की वैल्यू डाल सकता हूँ। मैं ए की अगर वैल्यू डालूं C/D इज इक्वल टू 14 अपॉन में 27 हो जाएगा। तो AC अपॉन में BD डाल देते हैं भाई। डायरेक्ट ए की वैल्यू कितनी है 7 और C की वैल्यू कितनी है 14, बट ए में B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू 9 और D की वैल्यू कितनी है 27। कट जाएगा किसी से? नहीं कट पाएगा। 7 चौक 28 और 7 एकम 7 यानी कि 98 अपॉन में 9 सत्ते 63 का 3, 9 सत्ते 63 का 3 और लगा 86, 9 दूनी 18, 218 सॉरी 6 18 243। 98 डिवाइडेड बाई 243 हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ गया। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा कंपोनेंट और डिविडेंड हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ को। सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बी सी की वैल्यूज हमें दी है 3 7 और 9, A/B B/C C/A पूछा है। तो मैं डाल देता हूँ भाई A/B 3/7 रेशो में B/C और C/A। 3 से तो ये कट जाएगा, बाकी निकाल लेते हैं। नीचे नीचे वालों के एलसीएम ले लेते हैं। नीचे नीचे वालों के एलसीएम कितना आएंगे 63। 63 की मल्टीप्लाई ऊपर करते चलते हैं तो ये आ जाएगा 9 27 और ये आ जाएगा 7 7 49 और ये आ जाएगा 63 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा हमारा 189, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज डालनी है और बी की, और नीचे का एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई करते चलना है। जैसे ही हम 3/7 में 63 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 7 कट जाएगा 9, यानी कि 9 या 27 हमारा आ जाएगा। ठीक है, जिसको ना समझ में आया हो। और जब हम 7/9 में 63 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 सत्ते 63 यानी कि 7 7 49 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। जैसे हम 63 की मल्टीप्लाई तो यहाँ डायरेक्ट 3 में करनी है तो ये हमारा इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हमारी एक और क्लास रहती है, कीप कर लेते हैं, मैं भूल गया पीपीटी सेव करना। इसके बाद हमारी एक और फाइन आर्ट्स ड्राइंग की क्लास हो रहती है जो मार्च में पेपर हुए थे। उसके अलावा कोई मार्च में पेपर हुआ ही नहीं जिसमें मैथ आई हो। तो एक बार कल और मिलेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। हमारी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूंगा मैं। मेरे पास कुछ, मुझे नहीं लगता 7-8 क्वेश्चन कराने का कोई फायदा भी है। एक कमेंट भी आया था विशाल भाई का शायद, तो 7-8 की जगह मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन के 20 के सेट बना के वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और बाकी आपसे फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।